नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे न्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें न्याय में जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार, यानी जॉन रॉल्स ने न्याय के संबंध में अपने क्या विचार प्रस्तुत किए। तो जॉन रॉल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी इनकी रचना कौन सी है, इनकी रचना का नाम क्या है जॉन रॉल्स की का, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये जॉन रॉल्स की रचना है, ठीक है, इनकी ये पुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से, यानी जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक के माध्यम से लोगों के सामने ये प्रस्तुत किया है न्याय के बारे में कि उपयोगिता के अधिकतम व्यक्ति, यानी उपयोगिता का जो सिद्धांत है, यानी अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख जो बताया गया जेरेमी बेंथम के द्वारा, उसमें इन्होंने बताया है कि उपयोगिता के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित न्याय की धारणा को त्रुटिपूर्ण बताया है। यानी जो उपयोगिता का जो सिद्धांत है उसका इन्होंने खंडन किया है और उन्होंने बताया कि ये जो सिद्धांत है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की जो बात कही गई है जेरेमी बेंथम के द्वारा, उसकी इनके द्वारा आलोचना की गई, यानी उसकी उसमें त्रुटि बताई, यानी कमियां बताई गई है इनके द्वारा। और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया है, यानी इन्होंने अपनी इस पुस्तक के माध्यम से क्या किया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए इसका विश्लेषण किया है, इसकी व्याख्या की है, न्याय की व्याख्या की है, न्याय का प्रस्तुतिकरण किया है, जिसमें बताया है कि रॉल्स न्याय के उस परंपरागत विचार से असंतुष्ट थे, यानी न्याय का जो परंपरागत जो विचार था उससे असंतुष्ट थे। आधुनिक किसका प्रतिपादन किया इन्होंने, आधुनिक न्याय का प्रतिपादन किया, ठीक है, और परंपरागत न्याय को त्रुटिपूर्ण बताया है। इन्होंने क्या बताया है कि परंपरागत न्याय को त्रुटिपूर्ण बताया गया है और आधुनिक न्याय का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए न्याय की परिभाषा इनके द्वारा बताई गई है, जिसमें वर्तमान आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में क्या बताया गया, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में किसको महत्व दिया है, सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया है। यानी अपनी रचना के माध्यम से उन्होंने बताया आधुनिक न्याय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, जॉन रॉल्स के द्वारा, और परंपरागत न्याय को क्या बताया गया, त्रुटिपूर्ण बताया, और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का विश्लेषण इनके द्वारा किया गया है। एक सामाजिक संस्था को न्यायप्रद बनाने का बल दिया है, सामाजिक संस्था को न्यायप्रद बनाने पर बल क्या दिया इनके द्वारा, सामाजिक संस्था को न्यायप्रद बनाने पर भी किनके द्वारा बल दिया गया, जॉन रॉल्स के द्वारा बल दिया गया। सामाजिक संस्था को न्यायप्रद होनी चाहिए, ऐसी कल्पना किनके द्वारा की गई, इस बात किनके द्वारा बताई गई, जॉन रॉल्स के द्वारा। अब है कि परंपरागत न्याय के जो प्रतिपादक हैं राजनीतिक एवं सामाजिक नीतियों को सही ठहराते हैं, यानी परंपरागत न्याय के जो प्रतिपादक है वो राजनीतिक व सामाजिक नीतियों को क्या बताया उन्होंने, सही बताया, सही ठहराते हुए उन्होंने बताया कि उपयोगिता के अधिकतम व्यक्ति, यानी उपयोगिता के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित न्याय की धारणा को त्रुटिपूर्ण भी इनके द्वारा बताया गया है, इनके द्वारा, जॉन रॉल्स के द्वारा।
और इन्होंने ये बात भी बताई है, जॉन रॉल्स के द्वारा ये बात बताई गई है कि अल्पमत यानी अल्पमत पर तानाशाही स्थापित करता है। ये क्या बताया गया है? अधिक उपयोगिता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत अल्पमत पर तानाशाही स्थापित क्या बताया गया? उपयोगिता का जो सिद्धांत है वो अल्पमत पे तानाशाही भी स्थापित करता है। ऐसी बात किनके द्वारा बताई गई है? जॉन रॉल्स के द्वारा बताई गई है। और रॉल्स एक चीज और बताता है कि रॉल्स संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के दो मौलिक सिद्धांतों की प्रतिस्थापना करता है। मतलब रॉल्स संवैधानिक लोकतंत्र यानी कानून सम्मत लोकतंत्र की स्थापना पे दो मत दिए इनके द्वारा, दो मत इनके द्वारा बताए गए, जिसमें अधिकतम पहला है अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या बताई गई है? आवश्यक है बताई गई है। दो जो रूप बताए गए हैं, लोकतांत्रिक सिद्धांत आधारित, लोकतांत्रिक सिद्धांत आधारित दो रूप बताए, जिनमें इनके द्वारा बताया गया कि अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है। मतलब अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या बताई गई है? आवश्यक बताई गई है। जॉन रॉल्स के द्वारा बताया गया है। और इसमें एक चीज बताई गई कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम मतलब व्यापक बहुत ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जो उसे जैसे अन्य व्यक्तियों को भी उपलब्ध रहती है, और वैसे ही अन्य व्यक्तियों को भी ये स्वतंत्रता क्या होती है? प्राप्त होती है। दूसरी ये बताई गई है कि व्यक्ति व राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक व आर्थिक स्थितियां स्थापित की जाती है। व्यक्ति व राज्य द्वारा, व्यक्ति व राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक स्वतंत्रता स्थापित क्या बताया है कि व्यक्ति व राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक स्वतंत्रता स्थापित की जाती है। कैसी सामाजिक स्वतंत्रता स्थापित की जाती है? जिसमें बताया कि सबके लिए यानी जो सबके लिए कल्याणकारी हो, जो सभी के लिए क्या हो? कल्याणकारी हो, ऐसी स्वतंत्रता की कामना की गई है। तो ये दो रूल मतलब इसमें यह बताया गया कि सबकी प्रगति के लिए वह अज्ञानता के प्रदे सिद्धांत स्थापित करता है। यानी सबकी प्रगति के लिए, सभी की प्रगति के लिए रॉल्स ने अज्ञानता के पर्दे सिद्धांत को स्थापित क्या है कि सभी की प्रगति के रॉल्स ने अज्ञानता के पर्दे सिद्धांत को क्या किया है? स्थापित
किया। ऐसी बात रॉल्स के द्वारा बताई गई। रॉल्स का जो सिद्धांत है न्याय के संबंध में वह बताया गया अज्ञानता के प्रदय सिद्धांत पर आधारित है। और अज्ञानता का जो प्रदय सिद्धांत उसमें चीज बताई गई है कि समाज के भावी योजना निर्माताओं को नीति निर्माण करते समय इसी सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। समाज के जो नीति निर्धारक व्यक्ति है वो नीतियों का निर्माण करते वक्त किसी सिद्धांत पर ध्यान देना चाहिए, किस सिद्धांत पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, अज्ञानता के पर्दे सिद्धांत। कौन सा है? अज्ञानता का पर्दा सिद्धांत। अज्ञानता के पर्दे सिद्धांत पे उनको फोकस करने पे बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से रॉल्स के द्वारा ये चीज बताई गई है। और रॉल्स ने ही ये चीज भी बताई है, रॉल्स समाज के लिए यानी रॉल्स समाज के लिए सबसे औचित्यपूर्ण न्याय यानी रॉल्स समाज के लिए औचित्यपूर्ण न्याय उस सिद्धांत को मानता है। रॉल्स समाज के औचित्यपूर्ण न्याय उस सिद्धांत को मानता है जिसमें लोग स्वतः क्या करें, स्वतः ही अज्ञानता के पर्दे को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति मूलभूत नैतिक शक्तियों में संपन्न व्यक्ति होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति मूलभूत शक्तियों में क्या होता है, संपन्न व्यक्ति होता है। ठीक है, इस तरीके से ये रॉल्स के द्वारा क्या दिया गया, अज्ञानता के पर्दे सिद्धांत का एक्सप्लेन किया गया। और अब भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय, भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय के बारे में अध्ययन करते हैं। भारतीय न्याय के चिंतन में अगला बिंदु है भारतीय राजनीतिक न्याय में, भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय, भारतीय राजनीतिक चिंतन। भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय के बारे में क्या बताया गया है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक व सामाजिक चिंतन में विद्यमान धर्म की धारणा, किसकी? धर्म की धारणा प्लेटो के न्याय सिद्धांत काफी मिलती जुलती है। मतलब भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म की धारणा व प्लेटो के सिद्धांत मिलते क्या बताया गया है कि धर्म की धारणा और प्लेटो के सिद्धांत क्या है, मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से तादाद में, एक दूसरे से सामीप्य उनका, एक दूसरे से कैसे लगते हैं, वो मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। और दूसरी चीज इन्होंने बताई है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत काफी मिलती जुलती प्रतीत होती है। ठीक है, ये चीज राइट है, लेकिन धर्म की प्राचीन भारतीय अवधारणा व्यक्ति को समाज में उसके नियत स्थान पर निर्दिष्ट कर्तव्यों का अभिज्ञान कराती है। धर्म की धारणा व्यक्ति को कर्तव्य बोध का ज्ञान क्या करती है? धर्म की धारणा व्यक्ति की प्राचीन समय में कर्तव्य बोध का ज्ञान भी करवाती है। इस तरह प्राचीन समय के अंदर हमारे यहाँ पे धर्म की धारणा थी और धर्म का जो धारण है वो व्यक्ति को कर्तव्य बोध यानी कर्तव्य पालन का कार्य भी उसे निर्दिष्ट कराने के अंदर यानी निर्देशित करने का कार्य भी किया करती थी। और
अवधारणा के रूप में यानी तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करने का मूल मंत्र है। यानी उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था का मूल मंत्र किसे बताया गया? धर्म को बताया गया। न्याय, धर्म से अभिप्राय ये प्राचीन समय का न्याय है। ठीक है, व्यक्ति उसके कर्तव्यों का बोध कराता और व्यक्ति के अधिकारों और विशेष अधिकारों की उत्पत्ति स्वधर्म की पालना में निहित है। यानी अधिकारों और वह स्वधर्म की पालना को ही क्या बताया गया? इसका कर्तव्य बताया गया। प्लेटो की न्याय की अवधारणा मूलतः राजनीतिक व सामाजिक थी। यानी प्लेटो की जो न्याय की अवधारणा है, प्लेटो की न्याय की अवधारणा राजनीतिक व सामाजिक, कैसी बताइए? राजनीतिक व सामाजिक है। दो प्रकार के बताइए यार, राजनीतिक व सामाजिक रूप में इसने अपने न्याय को परिभाषित किया है। भारतीय चिंतन में न्याय के कानूनी रूप को स्वीकार कर लिया गया। भारतीय चिंतन में न्याय का क्या बताया गया? कानूनी रूप। यानी भारतीय चिंतन के अंदर न्याय का जो रूप निर्दिष्ट किया गया, जो न्याय को जो स्वीकार किया गया, वो किस रूप में स्वीकार किया गया? न्याय के रूप, इसमें कानूनी रूप इसका स्थापित किया गया। और कानूनी रूप स्वीकार करके मनु व कौटिल्य यानी प्राचीन जो दार्शनिक हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? भारतीय प्राचीन दार्शनिकों में मनु और कौटिल्य दोनों ने ही न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति माना है। न्याय अगर निष्पक्ष है तो राज्य अस्तित्व के अंदर रह सकता है। राज्य का अस्तित्व किससे बरकरार रहता है? न्याय निष्पक्ष होना आवश्यक है। और मनु और कौटिल्य ने न्याय की निष्पक्षता पे बल दिया है। मनु और कौटिल्य जो भारतीय चिंतक हुए हैं, उन्होंने न्याय के बारे में क्या बताया गया? उन्होंने, मनु और कौटिल्य ने न्याय की निष्पक्षता पे बल दिया गया है, जिससे राज्य व्यवस्था यानी राज्य की जो व्यवस्था उसका आधारभूत तत्व भी इनके द्वारा स्वीकार किया गया। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट बिंदु होगा वो है अब न्याय के विविध रूप। इनका हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।